हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। तो अगले टॉपिक की ओर बढ़ने से पहले पीछे हमने क्या क्या पढ़ लिया है। लास्ट टर्न पे हमने आपको प्रकाश के बारे में बताया था। प्रकाश के बाद प्रकाश में होने वाली घटना, परावर्तन के बारे में बताया था। परावर्तन के नियम बताया था। इसके बाद जो है परावर्तन के प्रकार बताया था। इन चीजों को हमने पढ़ा दिया है लास्ट टर्न पे। ओके, आज हम बात करेंगे उसके आगे के टॉपिक प्रतिबिंब के बारे में। प्रतिबिंब क्या होता है ना। प्रतिबिंब का मतलब जैसे हम लोग अपना चेहरा देखते हैं दर्पण में ना, तो दर्पण में यानी दर्पण में जो आप अपना चेहरा देखते हैं तो वही आपका क्या बनता है, दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, उसी को प्रतिबिंब कहते हैं। तो होता है वास्तव में प्रतिबिंब का डिफिनेशन क्या होता है, ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है ना, अब जैसे मान लीजिए ये आपका दर्पण है, समतल दर्पण ही मैं मान ले रहा हूँ, समतल दर्पण है। इसके सामने अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे स्टैंड है तो इस ऑब्जेक्ट से चलने वाली लाइट रेस क्या होगा, चलेंगे ना, इंसिडेंट होंगी, इस पे पड़ेंगी। पड़ने के बाद जिस पॉइंट पे मिलती हैं, वास्तव में मिलेंगी या मिलती हुई प्रतीत होंगी, तो उस दूसरे पॉइंट को ही वस्तु का, पहले वाले वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। ये तो मैंने थोड़ा सा एग्जांपल के लिए लिया है ना। तो ऐसे और भी चीजें ले सकते हैं, और भी आप फिगर से। अभी आपको रे डायग्राम हमने पढ़ाया नहीं है, तो मैं वैसे डिफिनीशन से ही मेंशन करूंगा। देखिए एक चीज और समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए ये वस्तु है ना, इस वस्तु पर अगर लाइट रे जैसे पड़ रही है, पहले तो लाइट रेज पड़ेगी, इस पे प्रकाश की किरण इस पे पड़ेगी। अब वस्तु के इस बिंदु से, है ना, वस्तु के इस बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें जिस किसी बिंदु पर जा करके मिलती हैं, उस दूसरे बिंदु पर, उस दूसरे बिंदु को क्या कहेंगे, पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहेंगे। ध्यान दीजिए, हमने क्या कहा, जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें क्या होते हैं, परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात, जैसे मान लीजिए इस बिंदु से चल रही हैं प्रकाश की किरणें, मान लीजिए ही है प्रकाश की, यहाँ से चल रही हैं, अब यहाँ पे पड़ी, अब यहाँ पे परावर्तन हुआ, परावर्तन के बाद मान लीजिए यहाँ पे मिल रही हैं। ऐसे मान लो मैं दर्पण एक बना के बता दे रहा हूँ। जैसे देखिए ये मान लीजिए अवतल दर्पण हमने ले लिया, दर्पण के प्रकार हम बता चुके हैं। मान लीजिए अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु ऐसे रखा गया, ठीक। अब ये मान लीजिए ऐसे क्या हुआ, समांतर ये इसके मुख्य अक्ष के ऐसे कोई किरण चल रही है, तो परावर्तन के पास देखिए ऐसे जा रही है ना, यहाँ पे मिल रही है ना इस पॉइंट पे, ठीक। एक ऐसे तो देखिए इस पॉइंट पे मिलेगा ना, इस वाले पॉइंट का यहाँ पर पे इमेज बनेगा। यहाँ से चलाना शुरू की, फिर यहाँ पे क्या हुआ, परावर्तन हुआ, तो यहाँ मिली ना, क्या होगा, इमेज बनेगा। तो मैं बस इस फिगर को इसलिए बनाया हूँ ताकि आपको जो डिफिनेशन बताऊंगा समझ में आ जाए। क्या, किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें जिस किसी दूसरे बिंदु पर मिलती हैं अथवा मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। बात समझ में आ गया ना। क्या बता हमने, किसी वस्तु से चलने वाली, या ऐसे बोल सकते किसी बिंदु वस्तु से, या किसी वस्तु के किसी बिंदु से, ध्यान से सुन लो, एक ही टाइप समझो। किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस किसी दूसरे बिंदु पर मिलती हैं अथवा मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। बात समझ में आ गया। अब देखिए प्रतिबिंब के प्रकार हम पढ़ेंगे। प्रतिबिंब के प्रकार देखा जाए, देखिए प्रतिबिंब के प्रकार अगर देखा जाए तो प्रतिबिंब देखिए दो प्रकार के होते हैं। एक जो होता है वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरा क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। ये हो गया।
दूसरा हो गया आभासी प्रतिबिंब। देखिए वास्तविक है तो जो घटना हो रही वो वास्तव में होगी, है ना। आभासी है तो जो घटना हो रही थी वो महसूस होगा, अपीयर होगा, आभास होगा। आभासी का मतलब क्या हुआ, आभास होगा हमें, ठीक। तो वास्तविक प्रतिबिंब की अगर बात करें तो देखिए क्या होगा, किसी वस्तु से चलने यानी वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस किसी दूसरे बिंदु पे वास्तव में मिलती हैं तो उस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक। ये हो गया। अब दूसरा वाला देख लीजिए क्या होगा, आभासी प्रतिबिंब का। आभासी प्रतिबिंब के डिफिनेशन में हम क्या बोलेंगे, किस वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं उस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक। यानी यहाँ पे प्रतीत होंगी मिलती हुई या आभास होंगी मिलते हुए, तो उस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक। अंतर जान लीजिए वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में। अंतर क्या था, अंतर क्या है, डिफरेंस क्या होता है इसमें। वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, जबकि आभासी प्रतिबिंब को हम पर्दे पर नहीं प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो देखिए आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर, तो ये बनते कहाँ कहाँ, देखिए हम रोज दर्पण पे जो अपना चेहरा देखते हैं तो दर्पण में जो हमारा प्रतिबिंब बनता है वो आभासी प्रतिबिंब होता है। हमें आभास होता है कि मेरा प्रतिबिंब बन गया, तो वो आभासी प्रतिबिंब होता है। क्यों, क्योंकि दर्पण में उस बने प्रतिबिंब को क्या होगा, आप पर्दे पर नहीं प्राप्त कर सकते हैं। यानी आप पर्दे के सामने खड़े हो जाएंगे, आपका प्रतिबिंब बन जाएगा, नहीं बनेगा। लेकिन दर्पण में बन जाता है तो वह आभासी प्रतिबिंब होता है। वास्तविक का बनता है, जैसे आप थिएटर में सिनेमा हॉल देख लीजिए, टीवी देख लीजिए, उसके स्क्रीन पे जो प्रतिबिंब फोकस होता है, जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, क्योंकि वह पर्दे पर बनाया जाता है, तो वह क्या होगा, वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक। अब इसके बाद देखिए, अब हम दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। दर्पण के बारे में पढ़ा जाए, दर्पण क्या होता है, देखिए दर्पण क्या होता है, दर्पण के बारे में, दर्पण यानी कहने का मतलब क्या होगा, मिरर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, मिरर क्या होता है ना। मिरर के बारे में देख लिया जाए क्या होता है। तो मिरर के बारे में आप लोग जानते ही होंगे क्या होता है, कुछ न कुछ जानते ही हैं सभी लोग कि देखिए मिरर क्या होता है। मिरर एक ऐसा पारदर्शी तल होगा, है ना, एक ऐसा पारदर्शी तल जिसका एक सरफेस क्या होगा, लाल ऑक्साइड या चांदी का पॉलिश किया हुआ होगा, जबकि दूसरा सरफेस क्या होगा, परावर्तक तल होगा। यानी किसी पारदर्शी माध्यम का जो तल, किसी पारदर्शी माध्यम का एक तल अगर हम क्या कर दें, पारदर्शी का मतलब क्या, जिसके आर पार प्रकाश जा सके, ठीक। यदि किसी पारदर्शी माध्यम के क्या किया जाए, एक सतह को लाल ऑक्साइड अथवा चांदी से पेंट कर दिया जाए या कलई कर दिया जाए, और दूसरा सरफेस क्या हो, रिफ्लेक्टिंग हो, यानी परावर्तक तल हो, तो ऐसे को क्या बोलेंगे, दर्पण कहते हैं। तो देखिए ये नीचे वाला क्या हुआ, कलई किया हुआ, कलई किया हुआ, जबकि दूसरा वाला क्या है, ये यहाँ इस वाले से क्या होगा, ये परावर्तक तल है। परावर्तक तल कहने का मतलब क्या होगा, इससे परावर्तन होता है, यानी इस परावर्तक तल जो होगा उसी से परावर्तन होगा, ठीक। तो दर्पण के बारे में हमने बता दिया कि दर्पण क्या होता है, यानी किसी पारदर्शी माध्यम का अगर एक तल क्या कर दो, पॉलिश कर दो, और दूसरा तल परावर्तक तल बना दो, तो वो क्या होता है, दर्पण कहलाता है। जैसे ऐसे भी बना सकते हैं, यहाँ पे देखिए पॉलिश कर दिया गया
और दूसरे वाले से क्या होगा, परावर्तन हो रहा है। ठीक, ये हो गया ऐसे। दर्पण के प्रकार देखा जाए, दर्पण मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक समतल दर्पण, एक समतल दर्पण, दूसरा जो होता है, दूसरा क्या होगा, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण। समतल दर्पण का एग्जाम्पल देखिए, जो भी मैंने डायग्राम बनाया वो समतल दर्पण का ही बना। ठीक, तो समतल दर्पण क्या होता है, कांच का एक समतल शीट होगा, यानी पारदर्शी माध्यम का एक समतल शीट होगा, जिसका एक सतह पॉलिश किया होगा और दूसरा सतह परावर्तक तल होगा। या आप ऐसे बोल सकते हैं, वह दर्पण जिसका परावर्तक तल समतल होता है उसे समतल दर्पण कहते हैं। ठीक, अब समतल दर्पण की विशेषता क्या होगी, समतल दर्पण से जितनी दूरी पर वस्तु रहेगा, दर्पण में उसका प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर बनता है। ठीक, दूसरा क्या, किसी व्यक्ति का संपूर्ण प्रतिबिंब यानी ऊपर से लेकर नीचे तक का प्रतिबिंब बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, उस व्यक्ति के आधी ऊंचाई का दर्पण लिया जाए तो उस आधी ऊंचाई के दर्पण में क्या होगा, उस व्यक्ति का संपूर्ण प्रतिबिंब बन जाता है। ठीक, ये समतल दर्पण के बारे में था। अब देखिए गोलीय दर्पण क्या होगा। गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का काटा गया एक भाग होता है। जैसे मान लीजिए कांच का एक खोखला गोला ऐसे हमने ले लिया। ठीक, कांच का खोखला गोला, अब यहाँ से इसको काट के ऐसे निकाल दिया जाए, इस वाले पोर्शन को तो काट के निकालेंगे तो यहाँ से मिलेगा ना। अब इसका एक सरफेस क्या कर दो, ऐसे पॉलिश कर दो और दूसरा वाला परावर्तक ऐसे बना दो, परावर्तन हो रहा। ठीक, क्या होगा, ये एक दर्पण का काम करने लगा कि नहीं। क्या होगा, गोलीय दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का काटा गया एक भाग होता है, जिसका एक तल परावर्तक तल होगा जबकि दूसरा तल पॉलिश किया या कलई किया गया होता है। तो क्या होगा, देखिए जब कांच के खोखले गोले को काट के निकालेंगे तो एक तो हमने बाहर से पॉलिश कर दिया तो ऐसा बन गया। अगर अंदर से पॉलिश करते हैं, जैसे ऐसे कर दिया जाए, ये अंदर से पॉलिश कर दिया जाए और बाहर वाला से परावर्तक बना दिया जाए तो क्या होगा, दो तरीके का हो गया। तो देखिए जब परावर्तन दबे हुए तल से होगा तब ऐसे वाले गोलीय दर्पण, देखो गोलीय दर्पण क्या होगा, गोलीय दर्पण दो तरीके का बना ना, तो गोलीय दर्पण हम क्या बोलेंगे, दो प्रकार के होते हैं। पहला, आप उत्तल या अवतल किसी को उत्तल, चलिए पहला उत्तल दर्पण या उत्तल गोलीय दर्पण, और दूसरा जो होता है अवतल गोलीय दर्पण। अवतल या दर्पण, अवतल दर्पण ही केवल कह दीजिए। एक उत्तल दर्पण हो गया वह, और दूसरा होता है, देखिए उत्तल दर्पण क्या होगा, वह गोलीय दर्पण जिसमें परावर्तन उभरे वाले तल से, देखिए ये उभरा हुआ है ना, बाहर वाला जो है उभरा हुआ है, इस वाले से परावर्तन होगा तो क्या हो जाएगा, उभरे हुए तल से परावर्तन हो रहा है। जबकि क्या होगा, अवतल दर्पण क्या होता है, दबे हुए तल से जब परावर्तन होगा, देखिए ये दबा हुआ तल है, इससे जब परावर्तन होगा तो ऐसे दर्पण को क्या बोलेंगे, अवतल। यानी उत्तल दर्पण किसको बोलेंगे, वह गोलीय दर्पण जिसमें परावर्तन उभरे वाले तल से होता है, उत्तल गोलीय दर्पण कहलाता है। अवतल गोलीय दर्पण क्या होगा, वह गोलीय दर्पण जिसमें परावर्तन दबे हुए तल से होता है, उसे अवतल गोलीय दर्पण कहते हैं। ओके स्टूडेंट, तो आज हमने बात किया प्रतिबिंब के बारे में, प्रतिबिंब के प्रकार के बारे में, दर्पण के बारे में, दर्पण के प्रकार के बारे में, और इनके प्रकार में जो प्रकार है उसके बारे में भी हमने चर्चा कर लिया। आगे के टॉपिक के संबंध में हम अगले लेक्चर पे मिलेंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट टर्न पे। ओके।